दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें 140 करोड़ लोगों को एक धागे में बांध रखा है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा है हमारा व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ बीइंग एन इंडियन। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के संविधान की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, मतलब वो खास गुण जिन्होंने हमारे देश को एक मजबूत डेमोक्रेसी बनाया। हर फीचर के साथ मैं दूंगा एक लाइव एग्जांपल, ताकि आपको सिर्फ याद नहीं बल्कि समझ भी आए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कौन सा फीचर आपकी लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सुप्रीम लॉ है, मतलब सबसे बड़ा कानून। इसको हमारे देश के मेकर्स ने क्लेरिफाई डिजाइन किया हुआ है ताकि इंडिया बन सके एक सेवरेज, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक और पब्लिक नेशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे डायनामिक डॉक्यूमेंट कहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है, वो टाइम के हिसाब से बदल सकता है। दोस्तों, इसके की फीचर जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है, वाई इंडिया नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है जिसमें लिखा होता है देश कैसे चलेगा, सरकार के पावर्स क्या होंगे और सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिपेंडेंट देश के लिए फाउंडेशन होता है। इसका पहला पॉइंट है टू बिल्ड अ न्यू नेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के पास एक यूनाइटेड लीगल सिस्टम और गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था। हर जगह अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश लॉज चल रहे थे। एक कॉमन डॉक्यूमेंट रूल बुक चाहिए थी, पूरे देश को एक सिस्टम में लाया जा सके। इसका दूसरा पॉइंट है टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने फाउंडेशन राइट दिए ताकि हर सिटीजन्स को फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस मिल सके। यह इंश्योर करता है कि कोई भी गवर्नमेंट पावर का मिसयूज ना करे। इसका तीसरा पॉइंट है टू डिफाइन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्लियरली लिखा है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट, जुडिशरी सबको अपने पावर्स और लिमिट्स क्या होंगे, ताकि कोई इंस्टीट्यूशन दूसरे के डोमिनेट ना करे। इसका तीसरा पॉइंट है टू मेंटेन यूनाइटी एंड डाइवर्सिटी। इसका तीसरा पॉइंट है टू मेंटेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजियस के लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल ट्रीटमेंट और कॉमन आइडेंटिटी देता है। वी आर ऑल एन इंडियन। इसका पांचवा पॉइंट है टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया कि इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा जहां लोग अपने लीडर खुद चूज करेंगे। इसका छठा पॉइंट है टू इंश्योर जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये गारंटी करता है कि कोई भी पर्सन कास्ट, रिलीजियस, जेंडर और वेल्थ के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू गाइड हाउ अ कंट्री शुड बी रन, प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स एंड इंश्योर इक्वालिटी, जस्टिस एंड यूनिटी इन द नेशन। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं इनके की फीचर्स के बारे में, जिसमें पहला फीचर है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला और यूनिक फीचर है यह दुनिया का सबसे लंबा लिखा गया संविधान, मतलब दुनिया के किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से यह सबसे लंबा और डिटेल में लिखा गया डॉक्यूमेंट है। जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ तो इसके अंदर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। आज के टाइम पे 2025 में यह बढ़कर हो गए हैं 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स और 100 प्लस अमेंडमेंट हो चुके हैं। यानी कि 100 से ज़्यादा बार इसके अंदर बदलाव किया जा चुका है। यानी यह कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है, जिसकी वजह से यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन चुका है। चलिए अब जानते हैं व्हाई इज इट लॉन्ग। ये इतना बड़ा क्यों है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये इसका पहला पॉइंट है। इंडिया बहुत बड़ा और डाइवर्स देश है। लैंग्वेज, रिलीजन्स, कल्चर सब अलग अलग, तो हर सिचुएशन के लिए डिटेल रूल लिखा गया है। बोरोड फीचर फ्रॉम मैनी कंट्रीज। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अलग अलग कंट्रीज के बेस्ट फीचर्स लिए, यानी कि ब्रिटिश से पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज, कनाडा से फेडरल स्ट्रक्चर, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे
डॉक्यूमेंट नेशनली बड़ा हो गया। इसका तीसरा पॉइंट है डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। सिर्फ ब्रॉड प्रिंसिपल नहीं बल्कि हर लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी रूल लिखे गए, जैसे इलेक्शन कमीशन, CAG, PSR एटसेट्रा। इसका चौथा पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट लॉ। इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो दोनों के पावर्स यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों को क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। इसका पांचवा पॉइंट है स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट ओन्ड ग्रुप। कुछ स्टेट जैसे जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 70 अभी हटा है, तो नागालैंड, मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजंस लिखे गए हैं। इससे कॉन्स्टिट्यूशन और डिटेल हो गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियरली। सोचो अगर कॉन्स्टिट्यूशन छोटा होता और लिखा होता सिर्फ फंडामेंटल राइट्स शैल बी प्रोटेक्टेड, तो कोर्ट को हर बार डिसाइड करना पड़ता कि किस सिचुएशन में कौन सा राइट्स अप्लाई करना है। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है आर्टिकल 14 से 32 में राइट्स और उनके एक्सपेंशंस, यानी कंफ्यूजन कम और क्लियरिटी ज़्यादा। जैसे USA से कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल हैं, लेकिन हमारे में फंडामेंटल राइट्स से लेकर पंचायत राज तक सब कुछ डिटेल में लिखा गया है। हर सिटीजन के राइट्स और ड्यूटीज क्लियर लिखे गए हैं। गवर्नमेंट के हर ऑर्गन यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। इस डिटेल से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी पावर मिसयूज ना कर सके। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके दूसरे की फीचर के बारे में, जो कि है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यह कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी। रिजिड मतलब हर बार चेंज नहीं कर सकते और फ्लेक्सिबल मतलब जरूरत पड़ने पर कुछ बदलाव कर भी सकते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन चेंज यानी कि अमेंडमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। एग्जाम्पल USA का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 कांग्रेसेस और 3/4 स्टेट का अप्रूवल चाहिए होता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें चेंज आसानी से हो सकता है। एग्जाम्पल यानी कि UK का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पार्लियामेंट्री ऑर्डिनरी लॉ की तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के बीच का बैलेंस मेंटेन करता है, मतलब कुछ प्रोविजंस को इजीली बदला जा सकता है और कुछ को बदलने के लिए स्पेशल प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। व्हाई दिस मिक्स? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों का मिक्स क्यों है? इंडिया जैसे डाइवर्स और डायनेमिक कंट्री के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू एडजस्ट द फेलियर नीड एंड रिजिड इनफ टू मेंटेन इट्स आइडेंटिटी। और इसका प्रोसीजर और अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर है और यह इसके 3 टाइप हैं, जिसमें पहला टाइप है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। कुछ प्रोविजन पार्लियामेंट्री सिस्टम मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल लॉ पास होता है वैसे ही। इसका दूसरा पॉइंट है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। कुछ प्रोविजंस के लिए 2/3 अमेंडमेंट प्रेजेंट प्लस वोटिंग प्लस मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग मेंबरशिप चाहिए होती है। यह थोड़ा रिजिड होता है। तीसरा पार्ट है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट। कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिनके लिए सेंटर और स्टेट दोनों के कंसर्न होना जरूरी है। यह एक रिजिड पार्ट है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। 101st अमेंडमेंट यानी कि 2016, आपको याद ही होगा, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों की पावर को इफेक्ट हुआ, इसलिए दोनों का कंसर्न चाहिए था। यह एक रिजिड प्रोसेस था। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ब्लेंड। फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडर्न नीड के हिसाब से इन्वॉल्व होने देती है। रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज को यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। यह दोनों मिलकर इंश्योर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल भी रहे और अडॉप्टेबल भी। चलिए दोस्तों अब इसके तीसरे की फीचर के बारे में बात करते हैं, जो कि है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहले समझते हैं फेडरल सिस्टम होता क्या है। फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर का डिवीजन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के पास अपने अपने एरियाज और पावर होते हैं और दोनों अपनी अपनी फील्ड में इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे यूनिटरी बेस आ जाता है, जहाँ पे सेंट्रल मोर पावरफुल हो जाती है। यानी कि
यूएसए में क्लियर फेडरल सिस्टम है। स्टेट के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ मेकिंग पावर है। चलिए अब जानते हैं यूनिटरी फीचर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रॉन्ग सेंटर इसका पहला पॉइंट है। यूनियन लिस्ट में लगभग 100 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि यूनियन के जो काम होते हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड करेंसी, जबकि स्टेट के पास लगभग सिर्फ 60 के आसपास हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पर इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरे देश के लिए है। सिंगल सिटीजनशिप हर इंडियन सिटीजन सिर्फ भारत का नागरिक है, स्टेट लेवल सिटीजनशिप नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस, आईपीएस जैसे सर्विस सेंटर को कंट्रोल करते हैं, पर स्टेट में काम करती है यह कोऑर्डिनेट मेंटेनेंस। इमरजेंसी प्रोविजन जब इमरजेंसी लगती है तब आर्टिकल 352, 356 और 360 तो सारी पावर्स सेंटर के हाथ में आ जाती है। यही है सबसे बड़ी यूनिटरी फीचर। गवर्नर को प्रेसिडेंट पॉइंट करता है, यानी इनडायरेक्टली सेंट्रल स्टेट पर कंट्रोल करता है। 1975 से 77 यानी कि जबकि नेशनल इमरजेंसी लगी थी, सारी पावर्स सेंटर के पास चली गई थी। स्टेट गवर्नमेंट एफिशिएंटली अनसपोर्टेड हो गई थी। दूसरी है आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करता तो सेंटर डायरेक्टली उसे स्टेट में रूल लगा देती है, यानी कि महाराष्ट्र और उत्तराखंड में जैसे लगा था। तीसरा आता है जीएसटी, जो कि 2016 में हुआ था। ये आपको अच्छे से पता होगा। फेडरल स्ट्रक्चर होने के बावजूद सेंटर और स्टेट ने मिलकर एक जॉइंट सिस्टम बनाया। यह दिखाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद द यूनिटरी टिल्ट। चलिए अब जानते हैं व्हाई दिस बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। अगर पूरा फेडरल सिस्टम होता है जैसे कि यूएसए का है, तो इंडिया में यूनिटी मेंटेनेंस करना मुश्किल होता। अगर पूरी यूनिटरी होती जैसे लाइक यूके, तो स्टेट के रिलीजन्स इंस्पिरेशन दबा दिया जाता। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बैलेंस मेंटेन करता है। फेडरल इन कॉन्स्टिट्यूशन इन यूनिटरी स्पिरिट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज अ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इज अ स्पिरिट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर होता है, पर यूनिटरी सोल होता है जो देश को एक रखता है। यानी कि दोस्तों, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बट अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेस। पावर आर डिवाइडेड बिटवीन अ सेंटर और स्टेट, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी आर नेशनल इंटरेस्ट सेंटर बिकम सुपर पावरफुल टू प्रोटेक्ट यूनिटरी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके चौथे की फीचर के बारे में, जो कि है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, जहां रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्रेसिडेंट मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्लोजली लिंक्ड होते हैं। प्रेसिडेंट यूजली नॉमिनल हेड होता है। फॉर्मल रोल रियल पॉलिटिकल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, कैबिनेट की जो डिसीजन होती है वो पूरे काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट को लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस से गवर्नमेंट गिर सकती है। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग नहीं होते, यह मिनिस्टर पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैबिनेट के सारे मेंबर एक टीम की तरह जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कैबिनेट का कोई भी डिसीजन अनपॉपुलर हो तो इसका मतलब है कि मिनिस्टर इंडिविजुअली पब्लिकली गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और करते हैं तो उनको रीजन देना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर की पावर, पीएम कैबिनेट को लीड करता है, मिनिस्टर अपॉइंट करता है कॉन्स्टिट्यूशनली, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यूजुअली पीएम की एडवाइस से, पॉलिसी एजेंडा सेट करता है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मेंटेन करता है। पीएम को लोकसभा का कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर कोलिजन है तो पीएम को एलियंस मैनेज करना पड़ता है। चलिए शॉर्ट में समझते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल होती है। पीएम और कैबिनेट रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं और उसको लोकसभा का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है।
यह सिस्टम फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिबल बड़ा होता है, लेकिन कोलिजन पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी ला सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें और इसके अगले की फीचर के बारे में, जो कि है सेकुलर स्टेट। हमारा देश सेकुलर है, मतलब स्टेट किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता, सभी रिलीजियस को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। स्टेट यानी कि सरकार का किसी भी धर्म यानी कि रिलीजियस से कोई अपना एक ऑफिशियल संबंध नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट करती है और किसी एक धर्म को प्रमोट या फेवर नहीं करती। प्रेम्बल में लिखा है, इंडिया इज सेवरेज, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, यानी सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यू है। फंडामेंटल राइट्स में भी यह क्लियरली दिखाया गया है कि आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजियस हमारा हर सिटीजन्स को अपना धर्म मानने और प्रैक्टिस करने का, प्रोपगेट करने का अधिकार है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने अफेयर मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में किसी भी रिलीजियस सिटीजन्स को अपने प्रमोशन के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 28 में गवर्नमेंट फंडेड स्कूल में रिलीजियस को टीचिंग नहीं दी जा सकती। टाइप ऑफ सेकुलरिज्म। वेस्टर्न मॉडर्न लाइक यूएसए रिलीजियस और स्टेट बिल्कुल अलग अलग हैं। इंडिया मॉडल में रिलीजियस और स्टेट अलग होते हुए भी स्टेट सभी रिलीजियस को बराबर रिस्पेक्ट करता है और जब ज़रूरत पड़ती है सिटीजन्स के मैटर्स में इंटरफेयर भी करता है और इक्वालिटी इंश्योर भी करता है। यानी कि गवर्नमेंट टेम्पल या मैनेजमेंट कभी कभी अपने हित में भी लेती है, कभी कभी फेयरनेस बनाकर। अगर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या कोई भी धर्म का है, उसके साथ सरकार बराबर व्यवहार करती है। गवर्नमेंट स्कूल या काउंट में किसी भी कोर्ट में किसी भी धर्म को प्रेफरेंस नहीं किया जाता। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट वेयर देयर इज नो ऑफिशियल religions and the government treat all religious equality, ensuring freedom for faith and belief to every citizens। यानी कि इंडिया में मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, चर्च भी हैं और सरकार सबको बराबर प्रोक्लेमेशन भी करती है। यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म स्पिरिट। आर्टिकल 25 से 28 में गारंटी करते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम गैप मंदिर, मस्जिद, चर्च और सभी सकते हैं और गवर्नमेंट किसी एक धर्म के फेवर में नहीं होती। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके छठे और अगले की फीचर के बारे में, जो कि है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी हमारी डेमोक्रेसी का बैकबोन है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर करती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपनी लिमिट्स में रहें। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट अपने फैसले किसी सरकार या लेजिस्लेचर के दबाव में आकर नहीं देती। जुडिशरी फ्री ऑफ इंडिपेंडेंट होती है ताकि जस्टिस फेयर और इक्वल हो सके। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो पावरफुल लोग या गवर्नमेंट अपने फेवर में फैसले करवा सकती थी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर करती है कि लॉ सबके लिए सेम हो, चाहे आम आदमी हो या फिर प्राइम मिनिस्टर। जुडिशरी की अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रोसेस अलग होती है। जज को इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता, उन्हें स्पेशली प्रोसीजर के थ्रू ही हटाया जा सकता है और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिक्स्ड सैलरी एंड सर्विस कंडीशन, यानी कि जज की सैलरी पार्लियामेंट या गवर्नमेंट कम नहीं कर सकती। सिक्योरिटी, जज अपने वर्क पीरियड के दौरान सिक्योर होता है, कोई उन्हें आर्बिट्री वे में हटा नहीं सकता। जुडिशियल रिमूवल पावर, कोर्ट गवर्नमेंट के लॉ और एक्शन को चेक कर सकती है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास करे जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को कैंसिल कर सकती है। यही पावर जुडिशरी को ट्रूली इंडिपेंडेंट बनाती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स court free from political pressure and they protect the constitution and citizens rights without fear and favor। जैसे एक रेफरी मैच में फेयर डिसीजन लेता है, वैसे ही जुडिशरी भी देश के हर केस के अंदर फेयर डिसीजन लेती है, चाहे सामने कोई भी हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सातवें की फीचर के बारे में। फंडामेंटल राइट्स, यह वही एम्पावर है जो हर सिटीजन्स को मिलती है। इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स हैं जो हर सिटीजन्स को मिलते हैं
ताकि वो फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी के साथ जी सके। ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में 12 से 35 में दिए गए हैं। इन राइट्स के मेन पर्पस हैं इंडिविजुअल ऑफ गवर्नमेंट के मिसयूज को पावर और प्रोटेक्ट करना एंड फेयर एंड इक्वल सोसाइटी बनाना। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं जो कि 12 से 35 में दिए गए हैं। पहला है राइट्स ऑफ इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 के अंदर दिया गया है। सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, कोई भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी कि गवर्नमेंट सब में इक्वल चांस मिलता है। अगला है आर्टिकल फ्रीडम, राइट्स ऑफ फ्रीडम, जो कि 19 से 22 के अंदर दिए गए हैं। हर सिटीजन्स को बोलने, लिखने, मूवमेंट करने, प्रोफेशन एंड चूज करने की फ्रीडम है। अगला है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, जो कि 23 से 24 के अंदर दिए गए हैं। चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर मना है, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता। अगला है राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के अंदर दिए गए हैं। हर पर्सन अपने धर्म मान सकता है, प्रैक्टिकल और प्रोपोगेट कर सकता है, यानी कि आप मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे कहीं भी जा सकते हो। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के अंदर दिए गए हैं। माइनॉरिटी अपनी लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने स्कूल, चर्च मैनेज कर सकती है। राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32, अगर फ्रीडम राइट्स को एवेलुएट वॉयलेट होता है तो सिटीजन्स डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐसे हार्ट्स एंड सोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यानी इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे हार्ट ऑफ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिस ऑफ गिविंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर द फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस फॉर एवरी सिटीजन्स। अगर कोई स्कूल किसी बच्चे को कास्ट के बेसिस पर मना कर रहा है कि वो स्कूल ना आए, तो राइट और इक्वलिटी को अवोल्यूशन है और उसके खिलाफ कोर्ट में केस किया जा सकता है। यही है वो राइट्स हैं जो गारंटी करता है कि हर सिटीजन्स अपनी डिग्निटी के साथ जी सके। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं 8वें और अगले की फीचर के बारे में, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP। ये तो आपने सुना होगा। ये वो गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट को एक वेलफेयर स्टेट बनने में मदद करती है। यह लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है पर मोरली बाइंडिंग है। DPSP वो गाइडलाइन है जो डायरेक्शन है जो गवर्नमेंट को बताती है कि कंट्री को कैसे चलाना चाहिए ताकि स्पेशल जस्टिस, इक्वालिटी और वेलफेयर लाया जा सके। ये फंडामेंटल राइट्स जैसे इन्फोर्सेबल नहीं होते, मतलब कोर्ट में जाके इन्हें डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन यह गवर्नमेंट के लिए मॉरल ड्यूटीज़ हैं ताकि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाए। DPSP कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल से 36 से 51 में लिखे गए हैं। इनके आइडियाज़ आयरलैंड और कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। चलिए DPSP के मेन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। सबको जब एजुकेशन और हेल्थ मिल सके, यानी कि गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन जैसे स्कीम स्टार्ट करे। सेकंड है विलेज पंचायत सिस्टम, कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रमोट करना। तीसरा है पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल जस्टिस, पीसफुल रिएक्शन विद द अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को रिस्पेक्ट करना। सिंपल एग्जांपल में अगर समझे तो जब गवर्नमेंट राइट्स ऑफ इक्वलिटी एक्ट लाई, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन थी, वो DPSP के प्रिंसिपल फ्री ऑफ कंपलसरी एजुकेशन पर बेस्ड था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द मोरल guideline for the government to create a justice, equality and welfare based for the society। फंडामेंटल राइट्स बताते हैं कि सिटीजन्स का क्या मिलना चाहिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स बताते हैं कि सिटीजन्स को क्या मिलना चाहिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके 9वें और अगले की फीचर के बारे में, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब हम राइट्स की बात करते हैं तो ड्यूटीज़ भूलना गलत होगा। 1976 में 42 में अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो बेसिक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हर सिटीजन्स को अपने देश के प्रति निभानी चाहिए। ये बताते हैं कि सिटीजन्स के राइट्स के साथ साथ उनकी ड्यूटीज़ भी होती हैं। जैसे हमें फ्रीडम मिली है, वैसे ही हमें अपने देश के लिए जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A से पार्ट 4A में दिए गए हैं। यह 1976 में 42वें अमेंडमेंट के अंदर ऐड किए गए। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ थी और 2002 में यह बढ़कर 86वें अमेंडमेंट के अंदर एक और ऐड हो गई। अब टोटल 11 ड्यूटीज़ हो गई हैं। मेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना और उसके आइडिया को फॉलो करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना और एंथम के टाइम पे खड़े होना, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना, देश की रक्षा करना जब ज़रूरत हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और वायलेंस से बचाना, साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमैनिज्म को विकास करना और विच हेरिटेज और कल्चर को रिस्पेक्ट करना, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, रिवर, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, एजुकेशन देना अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एडेड बाय 86th अमेंडमेंट। अगर हम फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में नेशनल एंथम के दौरान खड़े होते हैं तो हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, या जब हम इन्वायरमेंट क्लीन रखते हैं वो भी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब कोर्ट में इनकी वायलेशन पर कोई पनिशमेंट नहीं होता, लेकिन ये सिटीजन्स के लिए मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिमाइंड एवरी सिटीजन्स टू रिस्पेक्ट द नेशनल, प्रोटेक्ट इट्स हेरिटेज एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स ग्रोथ एंड ह्यूमनिटी। आर्टिकल 51A कहता है हर सिटीजन्स को नेशनल फ्लैग और एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्ट्रॉन्ग सिटीजन्स बनाती है। तो अब इसके 10वें और अगले की फीचर के बारे में जानते हैं, जो कि है सिंगल सिटीजनशिप। यूएसए में फेडरल सिस्टम के कारण ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, स्टेट और नेशनल दोनों की, पर इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। हर इंडियन सिर्फ भारतीय नागरिक है। यह यूनिटी और इक्वलिटी को प्रमोट करता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है, इंडियन सिटीजनशिप। चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, कोलकाता में रह रहे हो, चेन्नई में रह रहे हो, या फिर आप हरियाणा में रह रहे हो, आप इंडियन है। किसी स्टेट को अलग सिटीजनशिप नहीं है। यह कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 to 11 में दिया गया है। हमने ये आइडिया यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया है। वाई इट्स इम्पोर्टेंट, चलिए जानते हैं। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बनाए रखने के लिए हर सिटीजन्स के सेम राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। सिटीजन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं और सेटल कर सकते हैं इंडिया के किसी भी पार्ट में। अगर आप उत्तर प्रदेश के हो और महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हो तो आपको इक्वल राइट्स मिलते हैं, सेम वोटिंग राइट्स मिलते हैं, सेम लॉ प्रोटेक्शन मिलते हैं और सेम अपॉइंटमेंट मिलती हैं। किसी भी सिटीजन्स को अपने आउटसाइडर नहीं कह सकते, क्योंकि सब इंडियन सिटीजन है। इंडिया सिंगल सिटीजनशिप, यूएसए ड्यूअल सिटीजनशिप, यानी कि स्टेट और नेशनल दोनों। वहाँ लोग अपने स्टेट और कंट्री दोनों के सिटीजन्स होते हैं। सिंगल सिटीजनशिप में मेन एवरी पर्सन इन इंडिया इज ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इज नॉट एनी पार्टिकुलर स्टेट। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसके 11वें और अगले की फीचर के बारे में, जो कि है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर अडल्ट को राइट टू वोट करने का राइट दिया है, बिना कास्ट, जेंडर या रिलीजियस के ब्लेंड के। यानी हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या पैसे के हिसाब से हो। यानी 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का हर सिटीजन
वोट दे सकता है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, मेल हो या फीमेल हो, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। यह प्रिंसिपल आर्टिकल 326 में दिया गया है। यह बताता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन में वोटिंग यूनिवर्सल अडल्ट सफरिंग के बेसिस पर होती है। यह डेमोक्रेसी का फंडामेंटल है। यह डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। सबको इक्वल राइट मिलते हैं अपनी गवर्नमेंट चूज करने का। यह इंश्योर करता है कि पावर सिर्फ लोगों के हाथ में नहीं होती। अगर इंडिया में इलेक्शन हो रहा है, इंडिया में 18 साल के होने के बाद आपको एक सबसे पावरफुल राइट मिलता है वोट देने का। तो 18 साल से ऊपर का हर सिटीजन्स, चाहे वो स्टूडेंट हो या फार्मर या बिजनेसमैन हो या वर्कर, वोट दे सकता है और अपने लीडर को चुन सकता है। किसी एक पास ज़्यादा पैसा है, बड़ा स्टेट होने से कुछ नहीं होता, उसे एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलता, सब इक्वल हैं। यही ट्रू डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा सिंबल है। यही राइट देश के सभी सरकारों को चुनता है और इसी से डेमोक्रेसी जिंदा रहती है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स एवरी अडल्ट सिटीजन्स ऑफ 18 ईयर ओल्ड एंड अबोव हैज़ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो अब जानते हैं 12वीं और अगली की फीचर के बारे में, जो कि है इमरजेंसी प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इमरजेंसी पावर भी दिए हैं, जैसे नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब देश में असंतुलन या क्राइसिस की सिचुएशन हो जाए, जैसे कि वॉर, इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर फाइनेंस क्राइसिस, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है ताकि वो देश का संभाल सके। यह प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में दिए गए हैं, आर्टिकल 352 से 360 के अंदर। नॉर्मल सिचुएशन में पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइड होती हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर ज़्यादा पावर सेंटर के पास आ जाती है ताकि देश को स्ट्रॉन्ग यूनिटी की तरह काम कर सके। नेशनल इमरजेंसी, जब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्मड रेवोल्यूशन हो। एग्जाम्पल 1962 में चाइना वॉर, 1971 में पाकिस्तान वॉर और 1975 में इंटरनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है ऑन डिवाइस ऑफ कैबिनेट, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में सस्पेंड हो जाते हैं। स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, जब स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, यह कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करती। जब प्रेसिडेंट उस स्टेट को कंट्रोल ले लेता है। फाइनेंस इमरजेंसीज, यानी कि आर्टिकल 360 के अंदर यह दी गई है, जब देश की इकोनॉमी अनस्टेबल हो या स्टेबिलिटी खतरे में हो, तो प्रेसिडेंट सैलरी और एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर सकता है। इमरजेंसी प्रोविजन give the president special power to protect the security, unity and finance stability of the country during the crisis। यानी दोस्तों, इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जब नॉर्मल लॉ काम नहीं करते और देश को बचाने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर लगती है, और तब ही यूज़ होती है इमरजेंसी प्रोविजन। अगर देश में वॉर हो जाए तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, आर्मी और गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर देते हैं ताकि देश की सिक्योरिटी और यूनिटी बना रहे। 1975 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। आर्टिकल 352 के अंडर यह प्रोविजन इंश्योर करता है कि देश की इंटीग्रिटी पे कभी थ्रेट ना आए। तो दोस्तों, ये थे की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि भारत के अस्तित्व का फाउंडेशन है। हर फीचर एक प्रॉमिस है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी और इंटीग्रिटी और फ्रेटर्निटी का। अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लेयर्स के लिए है तो गलत सोच रहे हो। यह सिटीजन्स के लिए है, हर इंडियन सिटीजन्स के लिए। आपको एक सिंपल स्टेप जैसे वोटिंग ड्यूटी निभाना और राइट्स को रिस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इंजीनियरिंग विद राहुल, जहाँ पर हम इंजीनियरिंग और एजुकेशन दोनों को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय संविधान।